नमस्कार दोस्तों, लाइटनिंग माइंड चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम वो टॉपिक करने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत हमने बहुत पहले की थी और बीच में हम लोग 61850 की तरफ चले गए थे किसी कारण से, और वापस आज स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ बस बार प्रोटेक्शन। बेसिकली मैंने एक साथ ही कंप्लीट पीपीटी प्रिपेयर किया है कंप्लीट बस बार प्रोटेक्शन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है उसके लिए, पर क्योंकि वो टोटल पीपीटीज काफी ज्यादा हो गए हैं और एक सेशंस में सारे कंसेप्ट समझने के लिए हो सकता है कि डिफिकल्ट हो, इसीलिए मैं इस बस बार प्रोटेक्शन सीरीज को 3 या 4 सेशंस में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। हम लोग जो अपना कोर्स स्ट्रक्चर है, ये बस बार प्रोटेक्शन सीरीज जो है, इसमें बेसिकली हम जो करेंगे, हमारा मेन फोकस होगा 2 टाइप के जो बस बार प्रोटेक्शन स्कीम होता है, हाई इंपीडेंस एंड लो इंपीडेंस बस बार प्रोटेक्शन स्कीम्स। एक तो हम ये समझेंगे कि हाई इंपीडेंस और लो इंपीडेंस का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर हम सीटी सैचुरेशन के कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि सीटी सैचुरेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में, और खासतौर से बस बार प्रोटेक्शन में तो है ही। उसके अलावा हम बस जोन और चेक जोन के जो कंसेप्ट होते हैं, बस जोन एंड चेक जोन, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे एक सेपरेट सेशंस में। और फाइनली हम समझेंगे कि जो हमारे लो इंपीडेंस बस बार प्रोटेक्शन होते हैं, लो इंपीडेंस, इसके 2 डिफरेंट टाइप, सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस किया जाता है, कैसे फंडामेंटली दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे डिफरेंशियल अलार्म के बारे में। डिफरेंशियल अलार्म क्या होता है, सिटी ट्रबल एंड जो सुपरविजन अलार्म जितने भी हैं वो भी हम इन 3-4 सेशंस के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, लो इंपीडेंस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, उसके स्लोप हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्यों इतना ही स्लोप रखना चाहिए, सीटी सैचुरेशन कैसे डिटेक्ट होता है लो इंपीडेंस में और कैसे डिटेक्ट होता है हाई इंपीडेंस में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं अपने अधिकांश सभी वीडियो में बताता हूं। सबसे पहला तो ये कि आज का जो सेशन है वो ओपन सोर्स मटेरियल से लिया गया है। मैक्सिमम जितने भी कंसेप्ट है वो ओपन सोर्स मटेरियल इंटरनेट से उठाए गए हैं। इसके अलावा कुछ बुक्स रेफर किए गए हैं जो कि पीएम एंडरसन की पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बुक है। इसके अलावा ब्लैकबर्न की पावर सिस्टम प्रोटेक्शन की बुक है, तो उन दोनों बुक को रेफर किया गया है पीपीटी को प्रिपेयर करने के लिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही है कि चैनल पर हर एक वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पब्लिश किए जाते हैं और आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में आप ऐसे ही और बहुत से अन्य वीडियो को देख सकते हैं और अपने प्रोटेक्शन रिलेटेड कंसेप्ट को डेवलप कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो भी इन कंसेप्ट को यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आपको लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने फील्ड में, अपने ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए अब बहुत ज्यादा समय ना खराब करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो हमारे लिए बस बार प्रोटेक्शन होता है, बस बार प्रोटेक्शन में बेसिकली क्या है कि 2 कंसिडरेशंस है, 2 कंसिडरेशंस या 2 डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। कुछ का ये कहना है कि हम बस बार प्रोटेक्शन यूज ही ना करें तो क्या होगा, कि बस बार प्रोटेक्शन के यूज के बेसिस पर है कि कुछ जगहों पे बस बार प्रोटेक्शन यूज करते हैं, कुछ जगहों पे बस बार प्रोटेक्शन नॉट यूज करते हैं। अब जो दोनों लोग हैं कि बस बार प्रोटेक्शन को यूज नहीं करने वाली जो फिलॉसफी है और बस बार प्रोटेक्शन को जो यूज करने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, दोनों के तर्क कुछ हद तक सही है। अब हम बात करते हैं कि अगर बस बार प्रोटेक्शन के जो लोग कहते हैं कि बस बार प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, उनका मेजर क्या होता है कहना, वो कहते हैं कि बस बार के ऊपर जो पावर सिस्टम में सबसे कम फॉल्ट्स होते हैं, बहुत कम फॉल्ट्स होते हैं बस बार के ऊपर। जो हमारे पावर सिस्टम में डिफरेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि आपको जो मैंने सबसे फर्स्ट जब हमने वीडियो डाला था तो उसमें बताया था, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफार्मर्स, रिएक्टर्स, हालांकि ट्रांसफार्मर के साथ ही आ जाएगा, बस बार, जनरेटर्स, इन सभी में जो हमारा बस बार है, बस बार में काफी कम फॉल्ट रहता है। अब काफी कम फॉल्ट के लिए अगर हम बस बार प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो इनका ये कहना है, जो बस बार प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप बस बार प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं तो
एक्चुअल बस फॉल्ट तो बहुत कम होता है सिस्टम में, लेकिन अनडिजायरेबल बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाने के कारण से वाइड स्प्रेड आउटेजेस होते हैं। जनरली इस टाइप के जो कंसेप्ट होते हैं, इस टाइप की जो थॉट प्रोसेस है, तो वो होता है लोअर वोल्टेज लेवल्स में, सपोज 33 केवी या 66 केवी और कुछ जगहों पे 132 केवी में भी। उनका ये कहना होता है कि क्योंकि 33 केवी, 66 केवी और 132 केवी में जनरली सिंगल बस बार अरेंजमेंट होता है, और जितने भी बस बार अरेंजमेंट है डेफिनेटली आप लोगों को पता होगा, या अगर नहीं पता है तो इसके ऊपर भी एक वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। तो जनरली जो लोअर वोल्टेज लेवल्स होते हैं, लोअर वोल्टेज लेवल्स में सिंगल बस बार अरेंजमेंट होता है। अब इनमें क्या होता है कि अगर आपका ये बस है, इसके ऊपर ही डिफरेंट फीडर्स कनेक्टेड है, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4। एक तो ये है कि बस पर एक्चुअल फॉल्ट है। अगर बस पर एक्चुअल फॉल्ट है उस केस में तो ठीक है, हमें इनको आउट करना ही है। लेकिन उनका ये कहना है कि टोटल बस बार फॉल्ट्स बहुत कम होते हैं, और मान लीजिए कि ये एक्सीडेंटल ऑपरेशन है, एक्सीडेंटल ऑपरेशन ऑफ बस बार। एक्सीडेंटल ऑपरेशन ऑफ बस बार के केस में क्या होगा कि हमारा बस बार अगर किसी कारण से गलत ऑपरेट हो गया तो आपके बहुत सारे एलिमेंट्स आउट हो सकते हैं, बहुत सारे फीडर्स ट्रिप हो सकते हैं। तो इस कारण से उनका ये कहना होता है कि कुछ यूटिलिटीज का कि हम बस बार प्रोटेक्शंस यूज नहीं करते हैं। तो फर्स्ट रीजन तो ये है कि देयर आर फ्यूअर फॉल्ट्स ऑन बस बार देन ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द पावर सिस्टम। सेकेंड थिंग कि अगर आपका बस बार प्रोटेक्शन नहीं है, तो अगर एक्सीडेंटल ऑपरेशन होता है बस बार प्रोटेक्शन का, तो उस केस में आपका डिसलोकेशन नहीं होगा सिस्टम का। अब ये बात कहने का ये है, इसका मतलब कि अगर आप बस बार प्रोटेक्शन ही यूज नहीं कर रहे हैं तो एक्सीडेंटल ऑपरेशन होने की कोई चांस ही नहीं है, और अगर एक्सीडेंटल ऑपरेशन नहीं होगा तो आपका कोई डिसलोकेशन होगा ही नहीं सिस्टम में, तो सिस्टम इंटैक्ट रहता है। लेकिन ड्रॉबैक क्या है, अगर मान लीजिए हम बस बार प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं, तो यही हमारा एक मान लीजिए कि बस बार अरेंजमेंट है। अभी ये वाला जो अरेंजमेंट दिखाया हुआ है, ये भी मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो बस बार वाले में बताया था। ये अरेंजमेंट है सिंगल बस विद सेक्शनलाइजर। तो ये वाला अरेंजमेंट है सिंगल बस विद सेक्शनलाइजर। अब हम यहाँ पर सेक्शनलाइजर वगैरह भूल जाते हैं, सिंपल से मान लेते हैं कि एक सिंगल बस है। अब मान लीजिए कि इस बस पर कुछ फॉल्ट आया, इस बस में यहाँ पर कोई भी फॉल्ट है। अब अगर इस बस पर फॉल्ट है तो बेसिकली होना क्या चाहिए था, हमारा बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट होकर के और फॉल्ट क्लियर करता। उस केस में मिनिमम पॉसिबल टाइम पर फॉल्ट आइसोलेट हो जाता और आपका जो डिसरप्शन है वो कम रहता। लेकिन अब क्योंकि हम बस बार प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इस फॉल्ट को जो जो फीडर आपकी फीड कर रहे हैं, यहाँ से जैसे कि ये फीडर फॉल्ट को फीड कर रहा है, ये वाला फीडर फॉल्ट को फीड कर रहा है, ये वाला फीडर फॉल्ट को फीड कर रहा है, तो ये जो भी हमारे फीडर्स है जो इस फॉल्ट को फीड कर रहे हैं, वो आपका रिमोट एंड से, जो मतलब हमारे पास यहाँ से रिमोट एंड है जो ये फॉल्ट को फीड कर रहा है, ये टाइम डिलेड ऑपरेशन होकर के टाइम डिलेड ट्रिपिंग कराएगा फॉल्ट के केस में। क्योंकि फाइनली तो आपका जैसे ये बस है, इस बस पर हमारा इस टाइप से कुछ फीडर्स कनेक्टेड है, तो अगर इस बस पर कोई फीडर कनेक्टेड है, यहाँ पर फॉल्ट आया तो आपका ये फीडर ट्रिप तो होगा ही। लेकिन ट्रिप कब होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि आपका जो यहाँ पर रिमोट एंड पर जो रिले लगाया हुआ है, वो रिले चाहे तो ओवर करंट रिले हो सकता है, चाहे इंपेडेंस रिले हो सकता है। तो ये जो रिले है, इसकी जो टाइम सेटिंग्स है, उस टाइम सेटिंग के बाद ही ये फॉल्ट क्लियर होगा। तो बेसिकली इस केस में क्या होता है कि स्लो फॉल्ट क्लियरेंस होता है। अगर हम बस बार प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो स्लो फॉल्ट क्लियरेंस होगा। और यहाँ पर दो एग्जांपल्स है, एक F1 वाला जो कि इस बस सेक्शन में है, बस सेक्शन 1 मान लीजिए, और F2 जो है बस सेक्शन 2। तो जहां पर भी फॉल्ट है, चाहे बस बार फॉल्ट F1 में है चाहे F2 है, तो वो क्लियर होगा बाय रिमोट टाइम डिलेड प्रोटेक्शन ऑन सर्किट्स फीडिंग द फॉल्ट। मतलब जो जो सर्किट इस फॉल्ट को फीड कर रहे हैं, वो सभी के जब रिमोट टाइम डिलेड प्रोटेक्शन जब ऑपरेट होगा तभी फॉल्ट क्लियर होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आपका डिपेंड करेगा कि जो ये फॉल्ट फीड हो रहा है, इस सर्किट का कुछ अपना टाइम होगा, इस सर्किट का भी इतना टाइम होगा, इस सर्किट का भी अपना टाइम होगा, जब तक कि आपका लास्ट स्लोएस्ट फीडर जो है, स्लोएस्ट इन टर्म्स ऑफ रिमोट टाइम डिलेड, जब तक कि वो आइसोलेट नहीं होगा तब तक फॉल्ट क्लियर नहीं होगा। और इसीलिए लंबे टाइम तक फॉल्ट आपके सिस्टम में परसिस्ट करता है, जो कि डैमेज करता है सिस्टम के इक्विपमेंट्स को और सिस्टम के परफॉर्मेंस को। हालांकि
लोअर वोल्टेज लेवल में इसका इतना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, इसीलिए वो लोग यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम बस बार प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो क्या होगा। अब आप अगर उसी सेम डायग्राम को जो हमने इस वाले पीपीटी में आपको दिखाया है, इसी को अगर देखें, अब यहाँ पर एक बस बार का जोन क्रिएट किया गया है। बेसिकली बस बार का जोन का क्या मतलब होता है, बस बार जोन का मतलब ये होता है कि बस बार जो है ये आपका एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होता है, और इस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस बस पे जितने भी कनेक्टेड फीडर्स हैं, हमें पता है कि जो टोटल करंट होगा इस बस पे कनेक्टेड जो भी फीडर्स हैं, इनमें जो भी टोटल कनेक्टेड फीडर्स का जो मतलब हमारा करंट होगा, वो किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से, किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि टोटल जो करंट होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, उन टोटल का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, मतलब हमेशा जीरो होगा। या फिर आप इसको जो है आप ऐसे कह सकते हैं कि जो करंट यहाँ पर आ रहा है, सपोज इनकमिंग करंट I1, पहले मैंने डायरेक्शन गलत बना दिया था, वो आपका I2 प्लस I3, अगर मैं इसको I1 मान लेता हूँ तो I2 और I3 के बराबर होगा, तो I1 इज इक्वल्स टू I2 प्लस I3। और कन्वेंशन क्या कहता है हमारा कि जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग, उसको सपोज मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और आउटगोइंग को सपोज मैं निगेटिव मान लेता हूँ। तो अब क्या होगा कि टोटल हमारा जो इस नोड पर करंट आ रहा है वो कितना है, इनकमिंग करंट I1 एंड आउटगोइंग करंट I2 I3 इक्वल्स टू 0। तो पहले जो मैंने इक्वेशन लिखा था, तो इधर पहले I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, वो सही नहीं है। I1 माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो टोटल आपका इस टाइप से यहाँ पर ये नॉर्मली हर एक टाइम पर ये कंडीशंस मीट होता है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पर फॉल्ट आ गया, यहाँ पर जैसे ही फॉल्ट आएगा तो ये फीडर भी फॉल्ट करंट को फीड करेगा, ये वाला फीडर भी फॉल्ट करंट को फीड करेगा, और अब जो हमारा टोटल करंट हो जाएगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और अब ये 0 के इक्वल नहीं होगा। और इस केस में अगर ये सेटिंग से ज्यादा है, जो कि डेफिनेटली होगा, तो आपका बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाता है। और इस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट के ऊपर ही पूरा बस बार प्रोटेक्शन डिजाइन किया जाता है। हम आगे के सेशंस में, आगे मतलब आगे के स्लाइड्स में इसको डिस्कस भी करेंगे, जब हम हाई इंपेडेंस और लो इंपेडेंस के कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। अब इस केस में सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि जैसे ही बस बार फॉल्ट आएगा, वैसे ही तुरंत आपका ये सारे ब्रेकर ट्रिप हो जाते हैं और बहुत ही फास्ट फॉल्ट क्लियरेंस होता है। अब अगर इस जोन में फॉल्ट है तो आपका ये वाला ब्रेकर प्लस इसको ट्रिप करके आइसोलेट कर देगा, इधर का सिस्टम चलता रहेगा। सिमिलरली इधर फॉल्ट है तो इतना पोर्शन आपका आउट हो जाएगा, बाकी आपका ये 3 फीडर्स चलते रहेंगे। तो ये जो है सिंगल बस विद सिग्नलाइजर के केस में है। अगर डबल बस है तो अलग टाइप से ट्रीट होगा, 1.5 में अलग टाइप से होगा। लेकिन फाइनली कहने का मतलब ये है कि जिस पोर्शन में फॉल्ट है वो आपका आइसोलेट हो जाता है। अब जो बस बार प्रोटेक्शन अगर हम यूज करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज फॉल्ट क्लियरेंस बाय ब्रेकर एट फॉल्ट क्लियरेंस जो होगा वो आपका बहुत फास्ट क्लियरेंस होगा। क्यों फास्ट क्लियरेंस होगा? क्योंकि यहीं की प्रोटेक्शन ऑपरेट होगी और वो प्रोटेक्शन इंस्टेंटेनियस होती है। जो बस बार प्रोटेक्शन होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। दैट मीन्स T इज इक्वल टू 0, थियोरेटिकली प्रैक्टिकली 25 टू 40 मिली सेकेंड्स। तो इतने में आपका प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगा और तुरंत फास्ट फॉल्ट क्लियरेंस होता है। अगर हमारा जैसे ये वाला है, ये सेक्शनलाइजेशन है, सेक्शनलाइजेशन है तो इसमें क्या होगा कि आपका लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन भी नहीं होगा अगर हम सेक्शनलाइजेशन वाला स्कीम यूज कर रहे तो। अब ये सब क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और बार बार मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप वीडियो एक बार देख लीजिए जा करके, जहां पर ये सभी कंसेप्ट को बताया गया है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये जो चीजें है कि बस बार प्रोटेक्शन के क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये सेम है जो कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में होता है, जो आपका ट्रांसफार्मर के केस में होता है। बस कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है कि जैसे इसमें रिलायबिलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। रिलायबिलिटी का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपका बस बार प्रोटेक्शन किसी कारण से गलत ऑपरेट हुआ तो क्या होगा कि एक तो अगर बस बार प्रोटेक्शन जब मान लीजिए ऑपरेट नहीं करना था उस टाइम पे ऑपरेट हो गया तो मल्टीपल एलिमेंट्स ट्रिप हो जाएंगे अगर सिंगल बस अरेंजमेंट है तो। अगर 1.5 है या डीएमटी है तो उस केस में, डीएमटी के केस में भी मल्टीपल एलिमेंट्स ट्रिप आउटेजेस होगा। 1.5 के केस में एलिमेंट्स आउटेज नहीं होंगे लेकिन मल्टीपल ब्रेकर्स ट्रिप हो जाते हैं। ये तो एक कंडीशन होता है। दूसरा ये हो सकता है कि जब आपको सिस्टम को ऑपरेट
करना था और ये नहीं किया, मतलब एक्चुअल बस बार फॉल्ट है लेकिन बस बार प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं हुआ, तो उस केस में क्या है कि हमारा जो है फॉल्ट क्लियरेंस स्लो होगा क्योंकि रिमोट टाइम डिले के बाद होगा, और स्लो फॉल्ट क्लियरेंस होने के कारण से वाइड स्प्रेड डैमेज होता है सिस्टम में। सेकंड, स्टेबल होना चाहिए, ये अभी मैंने बताया था कि फॉल्स ट्रिपिंग अगर है तो ये वाइड स्प्रेड इंटरप्शंस ऑफ सप्लाई करेगा। डिस्क्रिमिनेटिंग होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब क्या है कि इसको पता होना चाहिए कि इस जोन में फॉल्ट है। सपोज अगर मैं इसी एग्जांपल की बात करता हूं, तो अगर फॉल्ट F1 है तो बस बार प्रोटेक्शन को पता होना चाहिए कि F1 फॉल्ट है तो इसको सिर्फ इन ब्रेकर्स को ही ट्रिप करना है और इन ब्रेकर्स को ट्रिप नहीं करना है। अगर सिमिलरली F2 फॉल्ट है तब उसको यहाँ पर इन ब्रेकर्स को ट्रिप करना है और इसको नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्रिमिनेटिंग होना चाहिए। और फास्ट, ये तो स्पीड की बात तो हम हर एक प्रोटेक्शन में ही करते हैं कि फास्ट होना चाहिए जिससे कि मिनिमम पॉसिबल डैमेज हो सिस्टम के अंदर और पावर सिस्टम स्टेबल बना हुआ रहे। बस बार का जो फॉल्ट होता है वो यूजुअली परमानेंट नेचर का होता है। परमानेंट नेचर क्या क्यों होता है? क्योंकि बस बार फॉल्ट्स आपकी क्रिएट होते हैं या तो इंसुलेशन फेलियर के कारण से, या सर्किट ब्रेकर फेलियर्स के कारण से, या हो सकता है जो आइसोलेटर्स है या डिस्कनेक्टर्स भी इसको कहते हैं कि वो ऑपरेट हो रहा है आपका आउटसाइड रेटिंग्स में। मतलब सपोज 2000 एम्पियर्स का आइसोलेटर्स है और आप करंट ब्रेक कर रहे हैं 4000 एम्पियर या 6000 एम्पियर थ्रू आइसोलेटर्स, तो उस केस में आइसोलेटर्स ऑपरेट कर रहे हैं जब आप उसके रेटिंग से ज्यादा पर, तो वो बस बार फॉल्ट क्रिएट करता है। या हमने सेफ्टी अर्थ जो है, या जो मतलब सपोज मेंटेनेंस के लिए बस बार का शटडाउन लिया हुआ था, उस टाइम पे सेफ्टी अर्थ लगाया था और बाद में जब बस बार चार्ज करने गए तब वो अर्थ लगा करके भूल गए, तब जैसे ही चार्ज करेंगे तो वो परमानेंट बस बार फॉल्ट क्रिएट करेगा। करंट ट्रांसफार्मर या सीटी के फेलियर से भी बस बार फॉल्ट हो सकता है। तो अगर आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे, चाहे इंसुलेशन फेलियर है या सर्किट ब्रेकर फेलियर है, करंट ट्रांसफार्मर फेलियर है, आइसोलेटर फेलियर है या अर्थ स्विच लगा हुआ है, तो ये जितने भी चीजें हैं ये आते हैं आपके परमानेंट फॉल्ट की कंडीशंस। ये कोई भी ट्रांजिएंट नेचर का नहीं है, ये सभी फॉल्ट जो है ये परमानेंट फॉल्ट है। और जब सिस्टम में परमानेंट फॉल्ट होता है तो उसके बाद हम तुरंत चार्जिंग अटेम्प्ट्स नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप ट्रांसमिशन लाइन के केस में हम ऑटो रिक्लोजर की जब बात करते हैं तो वहां पर मैंने कहा था कि अगर फॉल्ट आपका ट्रांजिएंट नेचर का हो, ट्रांजिएंट नेचर एंड सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तब तो हम एआर करते हैं, अदरवाइज उसमें भी नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपको वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ट्रांजिएंट फॉल्ट बस बार में होगा ही नहीं, जो भी फॉल्ट होगा वो परमानेंट है। और अगर हमारा फॉल्ट परमानेंट है तो इस केस में हमें क्या करना है कि ब्रेकर को ट्रिप कर देना है, ब्रेकर ट्रिप रहेगा और लॉक आउट हो जाएगा। बस बार प्रोटेक्शन जब ऑपरेट होगा तो ब्रेकर तो ट्रिप होगा ही, जितने भी सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप होगा। एंड सेकेंड, लॉकआउट का मतलब होता है जो हमारी मास्टर ट्रिप रिलेज है, मास्टर ट्रिप रिलेज। सपोज मास्टर ट्रिप रिलेज की मैं बात करता हूँ 86.1 और 86.2 या कुछ स्कीम में 86A 86B, तो ये आपका ऑपरेट रहेगा। और लॉकआउट का मतलब क्या होता है कि अब आपको अगर ब्रेकर को सर्विस में लेना है तो तभी कर सकते हैं जब आप लॉकआउट को रीसेट करेंगे। और लॉकआउट को रीसेट करने के लिए हम पहले क्या है कि सिस्टम को चेक करेंगे, देखेंगे कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो फॉल्ट था वो उसको हमने रिमूव किया है या नहीं। अगर हम पूरी तरह से इंश्योर है कि फॉल्ट रिमूव हो गया है तो उसके बाद लॉकआउट रीसेट करके ब्रेकर को वापस चार्ज कर सकते हैं। तो ये जो है बस बार फॉल्ट का मेन चीज है। अब जो हमने अभी तक आपको बताया था कि जो बस बार प्रोटेक्शंस होते हैं, बेसिकली बस बार प्रोटेक्शंस होता है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। और डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस जो है ये अभी मैं आपको बता ही रहा था कि ये आपका एक बस है, इस बस पे मल्टीपल फीडर्स कनेक्टेड है। मान लीजिए फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3, फीडर 4, 4 आपके फीडर्स है, फीडर 1, फीडर 2, फीडर 3 और फीडर 4। इन फीडर्स से इस बस बार पे मान लीजिए ये फीडर्स कुछ करंट कैरी कर रहा है, ये फीडर्स कुछ करंट कैरी कर रहा है, इस फीडर से कुछ करंट आउट हो रहा है, इस फीडर से कुछ करंट आउट हो रहा है। तो अगर मैं इस बस की बात करूं, इस बस के ऊपर टोटल जो हमारा करंट है वो क्या क्या आ रहा है, I1 और I2, ये दो हमारे इनकमिंग करंट है, और I3 एंड I4 ये दो हमारे आउटगोइंग करंट है। तो अगर मैं इस बस बार की बात करूं तो हमारा टोटल जो करंट होगा इसमें I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4, ये जीरो हमारा हमेशा बना हुआ रहेगा। या इसको आप I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4, ये हमारा जनरल कंडीशन है, जनरली हमेशा चलता रहेगा। और जैसे ही कुछ बस बार पे फॉल्ट होगा, अगर यहाँ पर कुछ फॉल्ट हुआ तो अब सभी फीडर्स जो है फॉल्ट को फीड करेगी, सभी फीडर्स जब फॉल्ट को फीड करेगी तो आपका इस टाइप से करंट डायरेक्शन बनेगा। और अब जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 ये कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, और
ये जो करंट मेजर होगा अनबैलेंस करंट डिफरेंशियल, उसके बेसिस पे प्रोटेक्शन ऑपरेट होता है। तो ये जो डिफरेंशियल करंट है इसको हम अलग अलग टाइप से मेजर कर सकते हैं। अब जैसे आप यहीं पर देखें, ये एक फीडर है, इस फीडर का एक सीटी होगा, इसी टाइप से इस फीडर का एक सीटी होगा, इस फीडर का एक सीटी होगा, इस फीडर का एक सीटी होगा। एक मेथड तो क्या है कि अगर हम इन सभी करंट को अलग अलग मेजर कर ले कहीं पे, और फिर थियोटिकली जो भी ये करंट होगा I1, I2, I3, I4 इनको मेजर करें, और फिर इनको हम इनका डिफरेंशियल करंट, स्टेबलाइजेशन करंट उस टाइप से कुछ निकालें, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे लो इम्पीडेंस में। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि हमें पता है कि जो हमारे करंट्स है वो आपके इन सिटीज के थ्रू बस बार में आ रहे हैं, तो अगर हम इन सभी को पैरेलल कनेक्ट कर लें वो इस टाइप से, तो ये एक सेट ऑफ सिटी हो गया, और इसी टाइप से हम इधर से भी मतलब ऐसे कनेक्ट कर लें, और कनेक्ट करने के बाद इन दो पॉइंट के बीच में अगर हम कोई रिले यहाँ पर लगा लेते हैं, तो जनरली यही हमारा जो होता है हाई मतलब नॉर्मल डिफरेंशियल करंट होगा। अब इसमें अगर आप देखें तो ये मान लीजिए हमारे पास आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन है, कुछ भी इस टाइप से है, तो इनर सर्किट में जो हमारा करंट का डायरेक्शन होगा वो आपका इस टाइप से होगा, और ये हमारे टोटल जो करंट है वो रिले नॉर्मली करंट मेजर करता रहेगा, वो करंट हमारे जीरो के आसपास चलता रहेगा। अब जैसे ही कहीं पर फॉल्ट होगा ये करंट डायरेक्शन रिवर्स होगा और आपको रिले में करंट मिल जाएगा। लेकिन एक दूसरा केस भी हो सकता है, जब आपका सपोज ये सिटी का करंट नहीं आ रहा, या ये सिटी यहाँ से शॉर्ट हो गया, या इसका करंट नहीं आ रहा, या सिटी सैचुरेट हो गया, सैचुरेशन की भी आगे हम कंडीशन देखेंगे, तो उस केस में भी डिफरेंशियल करंट आ सकता है। तो ये सभी चीजें हम अब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला कि जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये तो अभी मैं कई बार बता चुका हूँ। ये आपका मान लीजिए ये बस बार है, इस बस बार पे मान लीजिए दो फीडर्स है, एक फीडर ये हो गया और ये दूसरा फीडर है। इन दो फीडर्स के अपने अपने दोनों के सिटीज है, ये दोनों के सिटी है। हम क्या करते हैं बेसिकली इन सिटीज को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, और कनेक्ट करने के लिए मैंने एक बहुत पहले एक सेशन किया था कि व्हाई सिटी स्टार पॉइंट्स आर कनेक्टेड टुवर्ड्स बस towards protected object, city star points are connected towards protected object। तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो देखा है तो सही है, नहीं देखा है और अगर कुछ डाउट है तो आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्रोटेक्शन के बेसिक्स वाले प्लेलिस्ट में। तो वहां पर मैंने एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन का एग्जांपल लिया था, जिसमें आपको बताया था कि जो आउटर टर्मिनल्स होंगे सिटी के वो एक साथ कनेक्टेड होंगे, और जो इनर टर्मिनल्स हैं वो एक साथ कनेक्टेड होंगे। मींस अगर 5 सिटी है, 5 सिटी का S1 सभी का आउटर साइड में है, बस बार से या ट्रांसफार्मर से दूर है, तो वो सारे एक साथ कनेक्टेड होंगे, और सभी का S2 टर्मिनल्स या जो भी टर्मिनल्स प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट के साइड में होंगे वो आपस में कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये एक फीडर मान लीजिए ये फीडर 1 है और ये दूसरा फीडर है फीडर 2। तो इन दोनों फीडर्स में जो हमारे मतलब ये बस बार वाला साइड है इसका और इसका, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया एक टर्मिनल। सिमिलरली ये दूर वाला साइड है, इन दोनों को भी आपस में कनेक्ट कर लिया, तो हमारा ये पैरेलल हो गया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक रिले इंस्टॉल कर दिया R। अब मान लीजिए कि दो कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है आपका एक्सटर्नल फॉल्ट, एक इंटरनल फॉल्ट। एक्सटर्नल फॉल्ट मींस फीडर का फॉल्ट। अब मान लीजिए फॉल्ट जो है वो यहाँ पर है, फॉल्ट अगर इस फीडर में है तो ये फॉल्ट ये वाला फीडर इस टाइप से करंट फीड कर रहा होगा, ये वाला फीडर भी हो सकता है कि कुछ करंट फीड करे। तो अगर आप अब देखें तो यहाँ पर करंट इस टाइप से जा रही है, और यहाँ पर करंट जो है वो इस टाइप से जा रही है। अगर आप मान लीजिए कि इस टर्मिनल को मैं मान लेता हूँ P1 और करस्पॉन्डिंग टर्मिनल S1 है, तो यहाँ पर करंट P1 से इन हो रहा है, तो दैट मीन्स करंट S1 से आउट होगा, तो इसीलिए ये करंट का डायरेक्शन यहाँ दिखाया हुआ है। लाइकवाइज अगर यहाँ पर आप देखें तो करंट का डायरेक्शन इस टाइप से होगा। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा करंट का डायरेक्शन है, यहाँ से इस टाइप से आ रहा है, ये करंट यहाँ तक आएगा। यहाँ आने के बाद अगर आप देखें तो करंट को जो है इधर जाना है, तो अब ये करंट इधर ना जा करके क्या होगा, करंट सीधा सीधा यहाँ से निकल जाएगा और इस टाइप से आउटर सर्किट में घूमता रहेगा। तो रिले के अंदर कोई करंट नहीं आता है। जबकि अगर आप इंटरनल फॉल्ट देखें, मान लीजिए ये इंटरनल फॉल्ट है, यहाँ कहीं पर फॉल्ट आया, तब ये वाला फीडर भी करंट फीड करेगा, ये वाला फीडर भी करंट फीड करेगा, और टोटल यहाँ पर आउटर सर्किट में करंट का डायरेक्शन ये है प्राइमरी साइड में। तो आपका सेकेंडरी साइड में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस टाइप से होगा। अब आप देखें तो ये करंट इस नोड पर आया, इधर वाला करंट भी इस नोड पर आया, तो टोटल करंट हमारे पास 1 यूनिट इधर से आ रहा है, 1 यूनिट इधर से आ रहा है, तो टोटल करंट 2 यूनिट्स वो रिले के अंदर जाएगा, और ये करंट हमारी डिफरेंशियल सेटिंग से ज्यादा है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट हो जाएगी। ये बेसिक
सर्कुलेटिंग करंट मेथड होता है। ये क्या है कि बहुत ही वर्साटाइल है, रिलायबल है और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बस बार कॉन्फ़िगरेशंस में इसको हम यूज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका सबसे मेजर जो लिमिटेशंस है वो क्या है कि ये आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जबकि जो हमारे सीटीज है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी सीटीज यूज किए, चाहे ये वाला सीटी हो, ये वाला सीटी हो, या मान लीजिए और भी फीडर्स है उनके सीटीज हो, तो जो भी सीटीज होंगे वो एग्जैक्टली उनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए सभी सीटीज के। ये तो फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड, आपका जो हमारा जो भी सीटी का एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो सीटी रेशियो है वो सभी का सेम होना चाहिए, जो आपका मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी का सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सीटी कभी पहले सैचुरेट हो गया एक बाद में हो गया, तो ये भी आपके लिमिटेशंस है। तो अगर हम ये सभी चीज मीट कर जाते हैं कि इफ सीटी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, स्कीम परफॉर्मेंस में बी प्रेडिक्टेड बाय कैलकुलेशन विदाउट हैवी करंट कंजंक्टिव टेस्ट। और ये मतलब कैलकुलेशन से कैसे करते हैं ये भी मैं आगे दिखाता हूँ। सिंपल सिस्टम होता है, जैसे आप अभी तक देख रहे होंगे, बहुत सिंपल सिस्टम है और बहुत आसानी से अप्लाई और एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे जैसे बस बार बढ़ता जाएगा, जितने मान लीजिए आज की डेट में 5 सीटी है, कल की डेट में 8 सीटी हो गए, मीन्स 8 फीडर हो गए, तो आप उनको भी पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत स्टेबल होता है एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में, और कैसे स्टेबल होता है ये हम आगे देखेंगे। अब सबसे पहला चीज जो मैं अभी बता रहा था कि क्यों जो सीटी रेशियो होता है हाई इंपेडेंस में वो कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो ये एक एग्जांपल है जिसमें कि मान लीजिए कि ये बस बार है और इस बस बार पे हमारे इस टाइप से 3 फीडर्स कनेक्टेड है। अब मान लीजिए ये जो 3 फीडर कनेक्टेड है इसमें हमारे पास अभी स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास ये वाला फीडर है, इस फीडर से सपोज 1000 एम्पियर करंट जा रहा है, इस वाले फीडर से सपोज 2000 एम्पियर करंट जा रहा है, और क्योंकि ये दोनों इनकमिंग करंट 1000 प्लस 2000 3000, तो ये इस वाले फीडर से मान लेते हैं कि 3000 एम्पियर करंट आउट हो रहा है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है सीटी रेशियो सिलेक्शन का। सीटी रेशियो सिलेक्शन के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड हो सकता है कि जो भी सीटी रेशियो है वो हम उस पर्टिकुलर फीडर के ही मैक्सिमम करंट से कैलकुलेट कर ले। दैट मीन्स कि इस फीडर से मान लीजिए कि हमें पता है कि मैक्सिमम करंट 1000 जाता है, तो मैं यहाँ का सीटी रेशियो सपोज 1000/1 ले लेता हूँ। इस फीडर से मुझे पता है कि मैक्सिमम करंट 2000 जाएगा, तो इसका मैं सीटी रेशियो 2000/1 ले लेता हूँ। और इस फीडर से मुझे पता है मैक्सिमम 3000 जाएगा, तो इसका सीटी रेशियो मैं 3000/1 ले लेता हूँ। तो एक ये मेथड हो सकता है, लेकिन ये वाला मेथड बहुत गलत होता है हाई इंपेडेंस के केस में, जहां पर आपने सारे सीटी पैरेलल में कनेक्ट किए। सबसे पहले तो हम कनेक्शन देखते हैं। देखिए जैसे आप कनेक्शन देखेंगे, ये फीडर 1 का सीटी है, ठीक है, ये सेकंड वाले फीडर का सीटी है, ये इस टाइप से सेकंड वाले फीडर का सीटी है, और ये जो है ये हमारा थर्ड वाले फीडर का सीटी है। मैंने अभी क्या बताया था पैरेलल करने के लिए कि जो टर्मिनल बस बार के साइड में, जैसे यहाँ पर ये वाला टर्मिनल बस बार के साइड में है और ये वाला टर्मिनल बस बार के साइड में, तो इन दोनों को आप आपस में जोड़ेंगे और उसको थर्ड वाले सीटी का जो बस बार के साइड वाला टर्मिनल होगा, तो यहाँ पर ये वाला साइड बस बार के साइड में है, तो इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे। सिमिलरली जो टर्मिनल बस बार से दूर है, जैसे इधर का ये वाला सीटी का ये है, सेकेंड सीटी का ये दोनों, और इधर क्या है बस बार टर्मिनल से दूर ये है, तो इन दोनों को भी आप आपस में कनेक्ट कर लेंगे। जब इन दोनों को हमने इस टाइप से आपस में कनेक्ट कर लिया, तो ये हमारा एक आउटर कॉम्बिनेशन हो गया, और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक रिले इंस्टॉल कर दिया, तो ये हमारा डिफरेंशियल रिले है। अब अगर आप देखें कि मान लीजिए कि मैं सीटी रेशियो सिलेक्शन करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम, ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम फीडर करंट, मैक्सिमम फीडर करंट, अगर मान लीजिए कि मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं। अब मैक्सिमम फीडर करंट 1000 है, इसका सीटी रेशियो 1000/1 ले लिया। मैक्सिमम फीडर करंट 2000 है, सीटी रेशियो 2000/1 ले लिया। और मैक्सिमम फीडर करंट 3000 है, सीटी रेशियो 3000/1। इस केस में क्या होगा, 1000 और सीटी रेशियो भी 1000/1, तो ये करंट आ जाएगा 1 एम्पियर। सिमिलरली ये करंट आ गया 1 एम्पियर और ये करंट भी आ गया 1 एम्पियर। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो करंट कैसे चल रहा था प्राइमरी साइड में इस टाइप से, ये डॉटेड टर्मिनल है, डॉटेड मींस P1 और S1 कोइंसाइड कर रहा है। यहाँ पर भी ये P1 S1 या P2 S2 कुछ भी हो सकता है,
और यहाँ पर ये आपका डॉट डॉट सारे एक साथ में होने चाहिए, या उसको P1 S1 P2 S2 जो भी बोलेंगे वो एक साइड में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि प्राइमरी का P1 और सेकेंडरी का S2 एक साइड में होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पर करंट डॉटेड टर्मिनल से इन हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर करंट डॉटेड टर्मिनल से आपका आउट होगा, और कितना आउट होगा 1 एम्पियर। सिमिलरली सेकंड फीडर में करंट P1 से इन हो रहा है, दैट मीन्स करंट आपका S1 से आउट होगा, और कितना आउट होगा 1 एम्पियर। तो अगर आप इस नोड पर देखें तो टोटल करंट 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, दैट मीन्स 2 एम्पियर आएगा। यहाँ पर करंट जो है डॉटेड टर्मिनल से आउट हो रहा है, और कितना आउट हो रहा है 3000 डिवाइड बाय 3000 दैट इज 1 एम्पियर। तो यहाँ पर आपका डॉटेड टर्मिनल से करंट इन होगा, और कितना इन होगा 1 एम्पियर इन होगा। तो अगर आप इस नोड की बात करें, यहाँ पर टोटल करंट 2 एम्पियर इधर से आ रहा था, और इसमें से 1 एम्पियर इधर चला गया। तो दैट मीन्स बैलेंस 1 एम्पियर करंट कैसे फ्लो करेगा आपका रिले कॉइल के थ्रू, जो कि आप अगर इस नोड पे वापस आएंगे तो 1 + 1 2 एम्पियर, और वो इसमें चला जाएगा। तो अगर आप देखें कि इस केस में क्या हो रहा है कि नॉर्मल टाइम पर ही जो हमारे डिफरेंशियल रिले है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, और अगर मान लीजिए सेटिंग हमारी है 0.5 एम्पियर, तो वो करंट जो है उससे ज्यादा है और डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो जाएगी। तो इसलिए ये सबसे मेजर लिमिटेशंस होता है सिटी सिलेक्शन के टाइम पर, कि हम सिटी सिलेक्शन जो है वो फीडर करंट के बेस पे नहीं सिलेक्ट कर सकते। हमें सिटी सिलेक्शन कैसे करना है, हमें सिटी सिलेक्शन करना है जो मैक्सिमम जिस भी फीडर में मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तो उसी के हिसाब से बाकी सभी का सिटी रेशियो होगा। इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम करंट यहाँ पर 3000 है, तो आपका सारा सिटी रेशियो 3000 पे 1 होगा। दैट मीन्स ये वाला सिटी रेशियो 3001, ये वाला सिटी रेशियो भी 3001, ये वाला सिटी रेशियो भी 3000/1। अब यहाँ पर एग्जैक्टली फिर से सेम करंट जो है वो इस डॉटेड टर्मिनल से ऐसे इन हुआ, तो दैट मीन्स 3000/1 वाले सिटी के डॉटेड टर्मिनल से अगर इन हो रहा है तो यहाँ पर डॉटेड टर्मिनल से करंट आउट होगा, और कितना आउट होगा 1000 एम्पियर प्राइमरी करंट है, सिटी रेशियो 3000/1 है, दैट मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 3000 दैट मीन्स 1/3 एम्पियर। सिमिलरली सेकंड केस में 2000 है और 3000/1 का सिटी रेशियो है, तो यहाँ पर जो करंट डॉटेड टर्मिनल से आउट होगा, ये डॉटेड टर्मिनल हमारा प्राइमरी में करंट गया, दैट विल बी 2/3 एम्पियर। और अब अगर हम इस नोड पे बात करें तो इस नोड पर टोटल करंट कितना आ गया, इस नोड पे टोटल करंट इन दोनों सिटी का सम होके आ रहा है, और वो करंट है 1/3 एम्पियर प्लस 2/3 एम्पियर, दैट मीन्स 1 एम्पियर। तो वही यहाँ पर दिखाया हुआ है कि यहाँ से करंट आपका 1 एम्पियर आ गया। इस साइड में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3000 एम्पियर है और मैक्सिमम करंट है और सिटी रेशियो भी 3000 है, तो इस साइड में करंट आपका 1 एम्पियर आएगा। करंट क्योंकि डॉटेड टर्मिनल से आउट हुआ है इसलिए डॉटेड टर्मिनल के थ्रू इन होगा 1 एम्पियर। तब अगर आप यहाँ पर देखें ये 1 एम्पियर करंट यहाँ तक आया, इसमें से 1 एम्पियर आपको इधर जाना है, तो दैट मीन्स रिले कॉइल के थ्रू करंट कितना जाएगा 0। जैसे रिले कॉइल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ये आपका इस टाइप से एक्सटर्नल सर्किट मेंटेन्ड है। अगर हमारे रिले कॉइल के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो रिले ऑपरेट नहीं होगी और डिफरेंशियल जो है वो स्टेबल बना रहेगा। तो ये फर्स्ट चीज होता है हाई इंपेडेंस रिले के अंदर कि सीटी रेशियो जो हम सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं कि जिस भी फीडर में मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है उस फीडर के करंट के बेसिस पर। यहाँ से आपको फर्स्ट चीज समझ में आया। सेकेंड चीज कि कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कनेक्शन बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं कि जो भी हमारे सिटीज होंगे उनको आपस में पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो इस केस में हमने कैसे किया है कि आप ये देखें कि जो भी टर्मिनल बस बार के साइड में, जैसे इस पर्टिकुलर फीडर का ये वाला टर्मिनल बस बार साइड में और इन सभी का ये वाला टर्मिनल बस बार साइड में, इनको आपस में कनेक्ट कर लिया ये पैरेलल। और दूसरा टर्मिनल जो है वो हमारा दूर वाला, तो इन सभी को भी आपस में ऐसे कनेक्ट कर लिया, इनके बीच में हमने एक रिले लगा दिया। तो इस टाइप से हमारा हाई इंपेडेंस रिले काम करता है। और अभी मैं ये बताऊंगा कि क्यों इसको ओवर वोल्टेज फंक्शन पे काम करता है या हाई इंपेडेंस क्यों कहते हैं, ये हम आगे के स्लाइड में अभी देखेंगे कि ये ओवर वोल्टेज एलिमेंट क्यों होता है या हाई इंपेडेंस रिले की सेटिंग्स ओवर वोल्टेज के टर्म्स में क्यों होता है या वोल्टेज के टर्म्स में क्यों होता है, वोल्टेज प्लस रेजिस्टेंस के टर्म में, तो वो भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। और ये बहुत सिंपल चीज है कि ऑपरेटिंग सिग्नल्स क्रिएटेड बाय कनेक्टिंग ऑल सीटी सेकेंडरीज इन पैरेलल। इंपॉर्टेंट क्या है, सीटीज मस्ट हैव द सेम रेशियो, ये अभी अभी हमने देखा है कि सीटी का सेम रेशियो होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि जो हमारे सीटी है वो डेडिकेटेड होना चाहिए। क्यों डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सारे सीटीज को हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो अब एक ही सीटी को दो अलग अलग प्रोटेक्शन में यूज नहीं कर सकते। हाई इंपेडेंस के केस में सभी सीटी डेडिकेटेड होना चाहिए।
ओवर वोल्टेज एलिमेंट हमारा ऑपरेट करेगा बेस्ड अपॉन द वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रजिस्टर कनेक्टेड इन सेकेंडरी सर्किट, और ये अभी हम आगे देखेंगे कि क्यों वोल्टेज डेवलप होता है और क्यों हम रजिस्टर यूज करते हैं। रिक्वायर्स वेरिस्टर और एसी सॉर्टिंग रिले टू लिमिट एनर्जी ड्यूरिंग फॉल्ट, ये भी हम देखेंगे वेरिस्टर या फिर जो मेट्रोसील होता है कि वो हम मेट्रोसील क्यों यूज करते हैं। जो हाई इंपेडेंस रिले होता है इसका बेसिक डिसएडवांटेज क्या है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रिकॉन्फिगरेबल बस बार एंड ऑफर्स नो एडवांस फंक्शनैलिटी। रिकॉन्फिगरेबल बसेस का मतलब होता है जहां पर बस के कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते रहते हैं बेस्ड अपॉन द पोजीशंस ऑफ डिस्कनेक्टर्स या आइसोलेटर्स, जैसे डीएमटी या डबल बस या डबल 3 बस बार स्कीम जो कि पहले भी है, या 1 मेन एंड 1 मेन कम ट्रांसफर। तो इस टाइप के जो भी स्कीम्स होते हैं उसमें इसको अप्लाई करना उतना आसान नहीं रहता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट होता है ये भी हम देखेंगे आगे के स्लाइड्स में। ये एग्जैक्टली फिर से सेम चीज है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 फीडर्स है और इन फीडर्स के सीटी को हमने आपस में पैरेलली कनेक्ट किया है। कैसे किया है, ये वाला फीडर का जो सीटी है उसका ये टर्मिनल आप देखें तो ये बस बार के साइड में है, इस सीटी का ये वाला टर्मिनल बस बार साइड में है और इस सीटी का ये वाला टर्मिनल। तो जो टर्मिनल बस बार साइड में है उनको आपस में कनेक्ट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया और ये भी कर लिया है। तो ये आपका एक कॉमन पॉइंट बन गया। सिमिलरली जो बस बार से दूर वाले टर्मिनल है, जैसे इस सीटी का ये, इस वाले सीटी का ये और इस वाले सीटी का ये, इनको भी आपस में कनेक्ट कर लिया और इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक रिले लगाया जो कि डिफरेंशियल रिले है। 87 का आपको पता ही है कि डिफरेंशियल रिले है और उसके साथ में एक रेजिस्टेंस या इंपेडेंस यूज करते हैं। इस रेजिस्टेंस के कारण से ही इस प्रोटेक्शन का नाम होता है हाई इंपेडेंस रिले। और इस रेजिस्टेंस प्लस रिले कॉइल को इंटरनल फॉल्ट के केस में डैमेज ना हो जाए, बहुत हाई करंट इससे फ्लो होकर के डैमेज ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक मेट्रोसील यूज करते हैं जो कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस होता है। हम इनकी थ्योरीज आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, अभी तो बेसिक चीजें देख रहे हैं। सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हाई इंपेडेंस का, इक्वल रेशियो एंड सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स और सीटी। आपको एडिशनल स्टेबलाइजिंग रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। क्यों होती है, कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये आगे की स्लाइड में देखेंगे। बेसिकली होता है इसके लिए है कि अगर आपका एक सीटी सैचुरेट हो गया और उसके कारण से कुछ करंट आ रहा है एक्सटर्नल फॉल्ट के केस में, तो उससे सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए एक रेजिस्टेंस की जरूरत होती है, इसको स्टेबलाइजेशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। मे रिक्वायर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस, और वो कब रिक्वायरमेंट होता है ये भी हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। हाई इंपेडेंस रिले में सबसे मेन चीज होता है कि ये इक्वल सीटी रेशियो यूज करता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। अब जो इसका सबसे मेजर चीज आता है कि ये जो स्कीम है वो एज्यूम करता है कि जब आपका हेवीएस्ट थ्रू फॉल्ट है, थ्रू फॉल्ट का मतलब होता है कि सपोज आपका ये वाला बस है और इस बस पे मल्टीपल एलिमेंट्स कनेक्टेड है। इसमें थ्रू फॉल्ट का मतलब है कि अगर इस फीडर के ऊपर कहीं पर कोई फॉल्ट है तो वो बस का फॉल्ट नहीं है, बस बल्कि आगे का फीडर का फॉल्ट है, तो उसको बोलते हैं थ्रू फॉल्ट। और इस थ्रू फॉल्ट के केस में अगर मान लीजिए आपका कोई एक सीटी सैचुरेट भी हो गया तो भी हमारा सिस्टम स्टेबल रहना चाहिए। यही सबसे मेजर चीज होता है हाई इंपेडेंस में कि विद हेवीएस्ट थ्रू फॉल्ट वन सीटी सैचुरेट्स और अदर डज नॉट सैचुरेट, तो उस केस में भी हमारा सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ये वाला केस है, उसमें आपका किसी एक फीडर पे, मान लीजिए इस फीडर पे यहाँ पर कोई फॉल्ट आया, यहाँ पर फॉल्ट आया तो आपका क्या होगा कि जिस फीडर में फॉल्ट है उसमें तो करंट फ्लो है ही, ये वाला जो फीडर है ये भी इस फॉल्ट को कुछ फीड कर रहा होगा, ये वाला जो फीडर है वो भी फॉल्ट को कुछ फीड कर रहा होगा। अब इस केस में जो मतलब आपका मान लीजिए कि ये 50 किलो एम्पेयर का फॉल्ट है। अब इस 50 किलो एम्पेयर के फॉल्ट के केस में हो सकता है कि हमारा ये सीटी सैचुरेट हो जाए। अब जैसे ही ये सीटी सैचुरेट हो गया, अगर मान लीजिए कि ये सीटी सैचुरेट नहीं होता, मैं इसी एग्जांपल पे वापस आता हूँ, यहाँ पे बहुत आसान है समझने के लिए। मान लीजिए 3000 एम्पियर जो है वही हमारा मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट करंट है, यहाँ पर थ्रू फॉल्ट करंट 3000 एम्पियर है। इस 3000 एम्पियर के केस में मान लीजिए कि इनमें से कोई एक सीटी सैचुरेट हो गया, कोई भी एक जिससे आपको अच्छा लग रहा हो, मान लेते हैं ये सीटी सैचुरेट हो गया। जो सीटी सैचुरेट हो जाता है वो फेथफुली प्राइमरी करंट को सेकेंडरी में रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें
तो अब अगर मान लीजिए कि प्राइमरी में करंट 3000 है तो सेकेंडरी में उसे रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहेगा। मान लीजिए कि करंट बहुत कम, कुछ 0.1 एम्पियर आ रहा है, जबकि इधर का करंट तो आपका बैलेंस ही है, 1 एम्पियर आ रहा है क्योंकि ये सिटी सैचुरेट नहीं है। तब अगर आप यहाँ पर देखें तो 1 एम्पियर टोटल करंट आया, इसमें से सिर्फ 0.1 इधर गया, बाकी 0.9 एम्पियर करंट रिले कॉइल के थ्रू जाएगा और रिले जो है यहाँ पर ऑपरेट होने के चांसेस है। अब ये रिले अगर इस केस में ऑपरेट हो गई तो हमारा जो सिस्टम है वो अनस्टेबल है, क्योंकि थ्रू फॉल्ट में ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें बचाना है। इससे बचाने के लिए जो रेजिस्टेंस यूज करते हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं, यही हमें जो है आगे की स्लाइड्स में यही देख रहे हैं हम लोग कि इस स्कीम में एज्यूम करता है कि अगर आपका हेवीएस्ट थ्रू फॉल्ट है, मतलब मैक्सिमम थ्रू फॉल्ट की कंडीशन में, और एक सिटी सैचुरेट्स है बाकी सिटी नहीं है, तो भी सिस्टम स्टेबल होना चाहिए। और ये हम करते कैसे, ये हम करते हैं कि to ensure stability, voltage setting of the relay circuit made higher than the voltage developed across relay circuit. To achieve this, an extra relay circuit resistance is required. This is known as stabilizing resistance. ये आगे देखेंगे क्या चीज है। अब अभी के लिए इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं। इस सेशन को अभी के लिए यहीं पर रखने के लिए मेन पर्पज क्या है, क्योंकि आगे हम एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, वो है सिटी सैचुरेशन के कंसेप्ट को। जब हम सिटी सैचुरेशन के कंसेप्ट को समझ जाएंगे, जो मैं अभी बोल रहा था कि अगर आपका सिटी सैचुरेट हो गया तो क्या होगा कि जो सेकेंडरी में करंट है वो पूरा फेथफुली मेजर नहीं कर पाएगा, और सेकेंडरी में फेथफुली करंट मेजर नहीं करने के कारण से डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस ऑपरेट हो सकता है अननेसेसरली, और वाइड स्प्रेड आउटेजेज हो सकता है। तो वो सिटी सैचुरेशन क्यों होता है, सिटी सैचुरेशन के क्या क्या रीजन होते हैं, और सिटी सैचुरेशन को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। होपफुली अभी के सेशन में जो भी बेसिक बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट आपको बताए गए हैं वो क्लियर होगा, वो सही से समझ में आ गया होगा। और कुछ चीजें हैं जिसको समझने के लिए आपको ऑफ कोर्स अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर कुछ डाउट्स है तो आपको कुछ पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, जिनमें एक है कि बस बार के डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है कि बस बार स्कीम्स क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, और एक वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि सिटी के कनेक्शंस हम कैसे करते हैं डिफरेंशियल सर्किट्स के लिए, सिटी स्टार पॉइंट्स कैसे फॉर्मेशन किया जाता है। अगर आप उन दोनों वीडियोस को एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो अभी के लिए इस सेशन को समझना आसान है, और आगे के कंसेप्ट के लिए हम सिटी सैचुरेशन जब समझ लेंगे तब आपको समझना बहुत आसान रहेगा। तो इस सेशन को हम यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के कंटिन्यूएशन में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो सही लगा हो, तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी इन कंसेप्ट के साथ, इन कंसेप्ट को से अवगत हो सके, और अगर इनको बेनिफिशियल लगता है तो वो भी अपने यहाँ पर इन कंसेप्ट्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, अगर आपको कोई डाउट है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके फीडबैक के बेसिस पर आने वाले समय में और अच्छे वीडियोस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कई बार कुछ कमेंट्स पर मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, वो भी कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में रिप्लाई कर सके। कुछ टाइम प्रॉब्लम्स के कारण से रिप्लाई नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपके कमेंट अननोटिस्ड है, उनके फीडबैक के बेसिस पर ही वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी के कंटिन्यूएशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।